बड़ी मार्केट है एलईडी की ये? सर एलईडी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज है उसका 98% शेयर लेने वाली है। $800 बिलियन पे पहुंचेगा ये। किस तरह से ये इंडस्ट्री एक रूप लेने वाली है? दिलजीत के पीछे पूरे इंडिया में इवेंट हुए थे। 40 एलईडी वॉल्स लगी थी। एक वॉल 8-9 लाख रुपए की बैठती है और 40 वॉल लगी थी। और डीजे वाले सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। इंडिया में तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है। हर चीज इंडिया में बनती है। ये खर्चीला बहुत होता होगा। डिजिटल स्क्रीन लगने के बाद आप 10, 20, 50 ऐड दिखा सकते हो। पानी है, बादल है, धूल है, मिट्टी है, इसका रखरखाव तो बहुत मुश्किल होता होगा ना? जो डस्ट होती है वो साफ हो जाती है। कितना दिन चल जाता होगा एक बार अगर हमने एक साइट डेवलप कर दिया? 2012 में हमने एलईडी लगाई थी, वो आज भी बढ़िया चल रही है। चाइना में देखता हूँ वो इतना एडवांस क्यों, हम इतना पीछे क्यों हैं इस चीज को लेकर के? जो चीज चाइना की यूरोपियन मार्केट से आउटडेट हो जाती है तब वो इंडिया में बिकनी शुरू होती है। अगर हम चाइना की मार्केट को देखें और इंडिया की मार्केट को देखें एलईडी फर्म में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम कॉपी कर देंगे। वो हमारे से कुछ तो आगे है ना। ये तो आप मानते हो। जो वहाँ का लेबर सिस्टम है ना सर, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। इंडिया में क्या होता है, अगर आप ग्रो कर रहे हो तो सामने से 4 लोग आ जाते हैं। इंडियन कुछ प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट को रिप्लेस कर पाएंगे? हम एलईडी में ही रिप्लेस कर देंगे अगले 5 साल में। कैसे? अब की इंडियन मार्केट कितना बदल गई है एलईडी को लेकर के? सिर्फ और सिर्फ जो एलईडी का चिप है वो वहाँ से आ रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे सरकारी जगहों पर लगा होता है, रेलवे पे लगी होती है तो एलईडी खराब हो जाती है। तो अगर आज का युवा इस एलईडी के बिजनेस में उतरना चाहता है तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ऑफिस तो होना चाहिए, उसमें सैंपल्स जो चाहिए होते हैं वो 1-1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप रख सकते हो। कस्टमर को समझा सकते हो कि ये P10 है, ये P2 है, ये P3 है। तो मैंने भी तो जस्ट 15,000 रुपए लगा के ही काम शुरू किया था। सिर्फ 15,000 में? ऐसे में जब लोकसभा चुनाव आता होगा तो कितनी लाख एलईडी की गाड़ियां टहलती होंगी पूरे हिंदुस्तान में? 2014 में हुआ था, उसमें 90,000 गाड़ियाँ चली थी। 90,000 गाड़ियाँ? हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम इतनी सफाई कैसे करें, हम ये चीज़ कैसे करें। चाइना के लोग क्या बोलते हैं, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा सफाई। ये दौर स्टार्टअप का है और हर कोई ये चाहता है कि हम बिजनेस करें, लेकिन आइडिया नहीं मिलता है। कई बार आप देखते होंगे जब सड़क से गुजरते होंगे तो आइडिया आपके सामने होता होगा, लेकिन कभी आप उस बारे में सोच नहीं पाते होंगे। लेकिन एक जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है जहाँ से वो बिजनेस खड़ा कर देता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने एलईडी वॉल से एक शुरुआत की, एलईडी पैनल से शुरुआत की और आज पूरे हिंदुस्तान में 5,000 से ज़्यादा साइट्स पे वो एलईडी लगा चुके हैं। और छोटी मोटी एलईडी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी एलईडी वॉल। आप किसी भी सेगमेंट में जाएंगे, किसी भी बिजनेस में जाएंगे, यहाँ तक कि आप सेना के अंदर भी जाएंगे तो जो उनकी जगहें होती हैं वहाँ पे भी जो एलईडी लगी मिलती है उसमें से भी कुछ एलईडी इनकी होगी। मैं बात कर रहा हूँ अजय अग्रवाल की, जो टेकॉन एलईडी के फाउंडर और मालिक हैं। बैठते तो लुधियाना में हैं, लेकिन इनका पूरा बिजनेस जो है वो ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी एलईडी पैनल्स भेजते हैं। लेकिन ये पूरा काम कैसे होता है, जो लोग इसका बिजनेस करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं और कितने पैसे से शुरू किया जा सकता है, कितना स्केपेबल है, कितना हम इसको लोगों के बीच में लेके जा सकते हैं, कितना चैलेंज आता है, आज हम इन सब पे बात करने वाले हैं। और जो लोग एडवर्टाइजिंग की दुनिया में हैं, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनके लिए बड़ी काम की जानकारी होने वाली है। जो लोग ऐसे पैनल खरीदना चाहते हैं या ऐसी एलईडी वॉल लगवाना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी काम की बात होने वाली है। तो आज हम फाउंडर टॉक करने वाले हैं कि एक फाउंडर कैसे सोचता है, वो अपने आप को जब लो ग्राउंडेड रखता है तो कैसे वो बड़े बिजनेस क्रिएट करता है, इन सब पे बात होगी। तो आइए अजय जी का स्वागत करते हैं और इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इन्वाइट करने के लिए। एक बात बताइए, देखते ही देखते ना पूरी दुनिया बदल गई, पूरा वक्त बदल गया। एक माध्यम था, पहले दीवार हुआ करती थी, पर्चे हुआ करते थे जहाँ लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे, अखबारों में भेजते थे, दीवारों पे लिखते थे, दीवारों पे चिपकाते थे पोस्टर। फिर टीवी का दौर आया, अब एलईडी का दौर है। आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी मार्केट है एलईडी की ये? सर एलईडी तो अब आप ये कह सकते हो कि पूरी मार्केट में जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज़ है उसका 98% शेयर लेने वाली है। अच्छा। अगर आप पूरी मार्केट की 2030 के टारगेट की बात करो, जो सिनेरियो है, जो डाटा अभी आया है, $800 बिलियन पे पहुंचेगा ये। अभी करंट में 75 बिलियन पे है ये, और इसका ग्रोथ आप देख सकते हो 10 टाइम्स जाएगा।
अच्छा, मतलब 75 से सीधे 800 बिलियन। 800 बिलियन का है सर, 2030 का डाटा जो है। तो ये काम कैसे करते हैं आप लोग? मतलब इंडिया में तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, और जबकि इंडिया में आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं इसको लेकर के। सर देखिए क्या होता है, आप आपके कहने पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। अभी मेक इन इंडिया में, मारुति मेक इन इंडिया में बनता है। हाँ। गाड़ी में इंजन तो फिएट का ही लगता है, बनता इंडिया में तो है नहीं। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसके, जो 90% कंपोनेंट्स हैं वो तो इंडिया में ही बन रहे हैं ना। ओके। सिर्फ एक इंजन बाहर से आता है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, ठीक बट है। असेंबलिंग और उसकी जो बाकी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग है वो तो इंडिया में हो रही है। एलईडी में भी ऐसे ही है, जो उसका एसएमडी चिप है हाँ। वो इंडिया में नहीं बनता। रेस्ट ऑफ द आइटम्स आर मेक इन इंडिया। अच्छा, वो जो बल्ब बनते हैं, जो बाकी सारी चीज़ें, पैनल बनता है, जो उसकी मतलब अलग अलग साइज, अलग अलग आकार बनता है, वो सब इंडिया में ही होता है। हर चीज़ इंडिया में बनती है। आप उसका एनक्लोजर देख लो, आप उसकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग देख लो। अब हमने तो ऐसा किया है कि कुछ कुछ एलईडीज़ में हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, मेक इन इंडिया सॉफ्टवेयर है। क्योंकि अच्छा। गवर्नमेंट में अगर आप कहीं भी काम करोगे तो मेक इन इंडिया के अंडर ही कर सकते हो आप। तो क्या काम करने का तरीका क्या है? आप लोगों का क्या तरीका, कैसे आप लोग करते हो? सर हम तो देखिए अब लास्ट 15 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। जब हमने स्टार्ट किया था एज ए बेसिक स्टार्टअप, तो हमने क्या किया था, कुछ जो हमारा लोकल नेटवर्क था या सोशल मीडिया के थ्रू हमने काम स्टार्ट किया। ओके। देन आफ्टर कुछ कह सकते हो कि फेस टू फेस जो लोगों से मीटिंग्स हुई या जो रेफरेंसेस जनरेट हुए, तो आगे रेफरेंसेस जनरेट होते रहे और काम करते रहे। तो उसी के बेसिस पे आज 15 ईयर से इंडस्ट्री में है। जब 15 साल पहले इस इंडस्ट्री में आप आए रहे होंगे, तो क्या आपको लगता था कि इसकी संभावना इतनी बड़ी रही होगी? मतलब आपने इसमें कदम कैसे रखा, कैसे शुरुआत किया, कैसे आपको लगा कि ये मार्केट इतना बड़ा होने वाला है? अभी भी 75 बिलियन का आप बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि 800 बिलियन होने वाला है। मतलब बहुत बड़ी संभावना इसमें दिख रही है। अभी 2 साल 3 साल पहले हमें इतना आइडिया नहीं था कि मार्केट इतना बड़ा होने वाला है। बट रिसेंटली क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने चीज़ों को डिजिटलाइज करना शुरू किया है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उन्होंने हर चीज़ को डिजिटाइज किया है। अगर आप टोल प्लाजाज देखोगे, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट देखोगे, वहाँ पे भी आपको एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले लगा हुआ मिलता है। तो वो एक कारण है कि आपको इसमें बूम मिला है इंडस्ट्री में। और आर्मी में भी जितने आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी अगर आप देखोगे, डीसी ऑफिस हैं जितने भी, या आप जो आपके लोकल कमिश्नर ऑफिस होते हैं, वहाँ पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आजकल यूज होने लगा है। तो इसका डिमांड इसलिए भी ज़्यादा बढ़ा है। जो हमारे रेलवे स्टेशंस का अभी गवर्नमेंट कर रही है काम, रीस्ट्रक्चरिंग कह लो, आप रेनोवेशन कह लो, तो वहाँ पे जितना काम हो रहा है वहाँ पे भी सारे स्क्रीन्स ही लग रहे हैं। फ्लैक्स का कोई प्रोविज़न ही नहीं दिया है उन्होंने। ओके। अच्छा, ये खर्चीला बहुत होता होगा? अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो खर्चीला नहीं है, शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आपको खर्चीला लगेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप आरओआई चेक करते हो तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू अदर मीडियाज़। हाँ। आप देख लो, जैसे आप नॉर्मली फ्लेक्स लगाते हो, कोई और प्रिंट मीडिया विनाइल लगाते हो, उनकी लाइफ नहीं होती है, 2 महीने 6 महीने मैक्स टू मैक्स 1 ईयर तक निकालते हैं। फिर उसका मेंटेनेंस बहुत खा जाता है आपको, और उसमें आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, अगर आपके पास एक अच्छी साइट है, एक आप आप बस स्टैंड के पास हो या आप रेलवे स्टेशन के पास हो, आपकी अच्छी बिल्डिंग है और वहाँ पे एक आप आउटडोर बड़ा साइनेज लगा सकते हो। तो फ्लेक्स में क्या होता था, आपको सिंगल रेवेन्यू आता था एक स्क्रीन से या एक पर्दे से। अब डिजिटल स्क्रीन लगने के बाद आप 10 20 50 ऐड दिखा सकते हो, तो उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है वहाँ पे। मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे मेरे पास एक साइट है, अगर किसी की नगर पालिका की है, मान ली मैंने अपने छत पे ही लगवा रखा है। आजकल आप देखेंगे जब शहर के बीच से गुजरते हैं तो छत पे बड़े बड़े पोल नज़र आते हैं। तो अगर मेरे पास है, अगर मैं उस पर कोई साइनेज लगाता तो जितने महीने का एग्रीमेंट होता तो केवल एक बंदे के साथ होता, जी, और आज हम चाहें तो दिन भर में 10 लोगों का ऐड उस पर दिखा सकते हैं। आप 20 दिखाओ 50 दिखाओ, वो आपकी चॉइस है ना। क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखोगे, एक ऐड जो हम टीवी पे देखते थे वो 10 सेकंड का ऐड आता था, तो 1 मिनट में 6 ऐड हो गए आपके। और अगर आप उसको रोटेशन वाइज भी करते हो तो 1 घंटे में आप कितने ऐड दिखा सकते हो। ओके। तो लेकिन इसका मतलब जैसे रख रखाव हुआ, या हमने लगवा दिया, पानी है, बादल है, धूल है, मिट्टी है, पत्थर है, तो इसका रख रखाव तो बहुत मुश्किल होता होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक बेसिक मेंटेनेंस आप इसका कह सकते हो, जो 6 महीने में साल बाद आप बेसिक मेंटेनेंस कर सकते हो।
मेंटेनेंस इतना कोई ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल ब्रश के साथ अगर आप इसको क्लीन करते हो तो जो डस्ट होती है वो साफ़ हो जाती है। ये भी अपने इंडिया में ज़्यादा है डस्ट वगैरह का, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन डस्ट जो होती है वो भी आती है, उसके लिए भी कोई पैरामीटर्स तो है नहीं, तो वो आ गई, या पोल्यूशन का जो डस्ट है वो आ गया। बाकी अगर अदर कंट्रीज़ में बात करें तो डस्ट भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है वहाँ पे। कितना दिन चल जाता होगा एक बार अगर हमने एक साइट डेवलप कर दिया तो लगभग वो कितने दिनों तक उसको अपने मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी? सर देखो, इसमें भी कई पैरामीटर्स आते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन अगर एक गाड़ी लेता है वो गाड़ी 15 साल चला लेता है, और एक दूसरा पर्सन जो बड़ा रफ एंड टफ ड्राइव करता है वो कई बार साल 2 साल में ही गाड़ी को पूरा एकदम वो कर देता है। तो उसकी वैल्यू और उसकी जो टेक केयर है वो कस्टमर कैसे कर रहा है, जनरली ये भी डिपेंड करता है। वैसे एक एलईडी की जो लाइफ है 10 से 12 साल लाइफ है, और 10 से 12 साल? बिल्कुल, और बहुत अच्छा काम करती है। अभी हमारे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमने किए हैं और जो क्लाइंट अच्छे से मेंटेन कर रहा है। 2012 में हमने एलईडी लगाई थी, वो आज भी बढ़िया चल रही है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज है, अब उनका नाम ऑन लाइव हम नहीं ले सकते, तो वहाँ पे एलईडी 2016 में लगी थी और आज तक बढ़िया चल रही है। 8 साल 9 साल हो गए। नहीं तो जिससे अच्छे से रख रखाव करने का मतलब या मेंटेनेंस करने का मतलब, मान लीजिए हमने अपने साइट पे एलईडी लगवा दी है, जी। ठीक है, अब वहाँ पे एक बार वो फिक्स हो गई, हाँ। अब उसका पावर प्लग से ऑन करना है, चलाना है, बंद करना है, तो इसमें मेंटेनेंस और इसकी कैसी? इसमें मेंटेनेंस यहाँ पे आता है। देखो, अब आपको मैंने बोला कि एटलीस्ट 6 मंथ या 1 ईयर में एक बार मेंटेनेंस, तो उसमें उसका डस्टिंग वगैरह आप क्लियरिंग करा दो, अच्छा, क्लीनिंग हो जाए, और उसकी जो अपना सर्विसिंग है 1 ईयर में एक बार हो जाए, और जो पावर का कनेक्शन आपका आ रहा है वो रेगुलर मॉनिटर्ड हो, वहाँ पे स्टेबलाइजर हो। क्योंकि क्या होता है, अगर पावर फ्लक्चुएट होगा तो भी आपको एक दिक्कत आएगी। फिर आपकी जो स्क्रीन जहाँ पे भी आप इंस्टॉल करवा रहे हो, उसको जब इंस्टॉल करवा रहे हो उसका प्रोविज़न देखो आप, आपके पास उसमें कहीं से कोई वाटर का ड्रेनेज लगातार तो नहीं आ रहा है। क्या होता है कि जो हम ये चीज़ें बनाते हैं आउटडोर, ये रेन प्रूफ होती है। इसको आप पानी में डुबो के तो चला नहीं सकते, ठीक है। अगर आप परमानेंट पानी में छोड़ दोगे तो उसकी वर्किंग, उसकी लाइफ पे फ़र्क तो पड़ेगा ही। अब अगर आपने उसको बाहर लगाया है तो उसके लिए आपको ये मेंटेनेंस तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पावर वहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, फ्लक्चुएशन नहीं है, और उसको ऑन ऑफ टाइम भी हम एक शेड्यूल करके कर रहे हैं। ये तो नहीं कि अगर आज आपने ऑन किया है तो 6 महीने से ऑन ही पड़ा है। एटलीस्ट उसको 16 घंटे 18 घंटे के बाद एक ब्रेक तो दे रहे हैं ना। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे भी देखता हूँ, बहुत वीडियोज़ आती है। इंडिया में जो एलईडी आती हैं वो बस वही एक तरह की होती है, बड़ी होती है, चौड़ी होती है, या आजकल थोड़ी छोटी भी आने लगी है, लेकिन वो बहुत उस तरह की होती हैं, बहुत टाइट होती हैं, और उसको आप फोल्ड नहीं कर सकते। वहीं चाइना में देखता हूँ उसको रबर की तरह ऐसे लपेट लो, जैसे वो झालर नहीं होती है पट्टे वाली, हाँ हाँ। वो वैसी होती है। तो वो इतना एडवांस क्यों, हम इतना पीछे क्यों हैं इस चीज़ को लेकर के? एक्चुअली अगर आप उस चीज़ को समझना चाहोगे तो थोड़ा सा डीप हमें जाना पड़ेगा। हाँ। पेइंग कैपेसिटी। अच्छा, देखिए क्या होता है कि जो चीज़ चाइना की आपकी अमेरिका से आउटडेट हो जाती है या आपकी यूरोपियन मार्केट से आउटडेट हो जाती है, तब वो इंडिया में बिकनी शुरू होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द लेवल एट स्टार्ट इंडिया में नहीं आती। अब जो इंडिया में 2 व्हीलर्स थे उनका मार्केट ख़त्म हो रहा है, अभी ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनका जो स्पेयर है वो उन मार्केट्स में जा रहा है, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उस मार्केट में वो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं अभी भी। क्योंकि हम तो बेसिकली लुधियाना से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री का बड़ा वो है। तो जो ऑटो पार्ट्स इंडिया में बिकना कम हो गया, ये तो नहीं कि उनका पार्ट्स नहीं बिक रहा, वो बिक रहा है, वो अफ्रीकन मार्केट में या श्रीलंका में वहाँ पे बिक रहा है। आपको पता ही है कि जो चीज़ जिस कंट्री में, एक इंडिया में भी वही चीज़ है। अभी ट्रांसपेरेंट का मार्केट इतना बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो प्राइस है अभी काफ़ी हाई है। नहीं तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि इंडियन लोग पैसे कम खर्च करते हैं, इसलिए जो मतलब एक ग्रेड का माल होता है वो इनको नहीं मिलता, वो कहीं और चला जाता है, और जो उसके नीचे के माल होते हैं वो यहाँ आते हैं क्योंकि ये पैसा नहीं देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। क्या होता है कि जैसे अब इंडिया में जो पेइंग कैपेसिटी थी, अभी हमारी धीरे धीरे आप देखोगे पिछले 8-10 साल में काफ़ी हाई हुई है। हाँ। उससे पहले क्या होता था कि लोग पैसा खर्च कम करते थे। हाँ। अभी लोग जनरली स्टूडेंट्स हैं जो जॉब्स
करते हैं आउट ऑफ द लाइक सिटीज़ हैं, तो वो पेइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, उनका एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है। हाँ। तो उनके लिए एलईडी मैटर नहीं ना करता, ये एक बिजनेस के लिए मैटर करता है, हाँ। कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए मैटर करता है। तो उनका जो बजट है पहले बहुत कम होता था, वो डिजिटल पे तो शिफ्ट ही नहीं करते थे, फ्लेक्स वगैरह पे करते थे। अभी अगर आप देखोगे तो अभी उन्होंने डिजिटल पे शिफ्ट किया है, तो डिजिटल पे शिफ्ट होते ही डायरेक्ट वो ट्रांसपेरेंट पे या फ्लेक्सिबल पे तो जाएंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। तो अभी जैसे अगर आप देखोगे आईसीआई बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वोडाफोन है, इन्होंने अपने जो होर्डिंग्स हैं उसमें स्क्रीन को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी वो बेसिक स्क्रीन इम्प्लीमेंट करेंगे, लेटर ऑन फिर वो ट्रांसपेरेंट पे या फ्लेक्सिबल पे आएंगे ना। ओके, तो ये बेसिक स्क्रीन और ट्रांसपेरेंट और उसके अपग्रेड ये कैसे डिफाइन होता है? जैसे एक आम आदमी जो इसको देख रहा होगा वो तो ये समझ रहा होगा कि यार वहाँ जो स्क्रीन लगी है वो भी वही है और यहाँ जो लगी है वो भी वही है। तो क्या ऐसा होता क्या कि जो दूर लगती है वो अलग होती है, जो पास होती है वो अलग होती है? क्योंकि इसमें मैंने कुछ सुना है P1 से लेकर के P10 P20 तक आती है, तो ये P1 P20 क्या है और क्या ये स्क्रीन अलग अलग होती हैं? सर देखिए क्या होता है ना कि ये सारा मैटर है रिक्वायरमेंट बेसिस पे। अब जनरली अगर हम किसी ऑडिटोरियम की बात करें तो वहाँ पर व्यूइंग डिस्टेंस कम होता है, स्टेज नॉर्मली 10-15 फीट का होता है, तो 15 फीट का अगर आप जनरली देखते हो तो 5 से 6 मीटर का डिस्टेंस बनता है। वहाँ पे फिर रिकमेंड किया जाता है कि P6 P4 P3। अच्छा। P6 का हो गया कि 6 मीटर, बेस्ट Okay. व्यूइंग डिस्टेंस इज 6 मीटर। Okay. और वो 6 से अगर आपको अबव जाना है तो P5 P4 P3। जितना आप डाउन जाते जाएंगे आपका लेवल ऑफ विजिबिलिटी बढ़ता जाएगा, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, वो डिस्टेंस कम होता जाएगा। ओके। अगर आप P3 को 3 मीटर से देख रहे हो तो वो बेस्ट व्यूइंग डिस्टेंस माना गया है। अगर आप उससे नज़दीक आते हो तो उसमें क्लैरिटी थोड़ा कम लगेगी। अगर आप दूर जाओगे तो उसमें क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो वो ऐसे ही पिक्सल्स हैं और इसमें इंडोर और आउटडोर दो तरह की वैरायटी रहती है। जैसे आपका जो अभी इंडिया में चल रहा है अभी करंट मार्केट में P4 P3 P2.5 ये सब चल रहे हैं। अच्छा। अब यूरोपियन मार्केट में P1 P1.25 1.5 ये सब चल रहा है। ऐसा क्यों? सर वो हमारे से कुछ तो आगे है ना। ये तो आप मानते हो। अभी चाइना है, जैसे चाइना हमारे से 50 साल 100 साल आगे चल रहा है। अच्छा। जी, हम रेगुलर यही चीज़ देखते हैं, बात करते हैं, बहुत से लोगों को बताते भी हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को अभी सिविक सेंस भी काफ़ी हो गया है। मतलब अगर हम अपने लोगों की बात करें तो क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करती है, गवर्नमेंट अपने दूसरे ही चीज़ों पे लाइक आपको पता ही है अभी क्या चलता है। तो उन चीज़ों को हम डिस्क्लोज ना करें तो बेटर है। एक बिजनेसमैन की बड़ी मुश्किल होती है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कहीं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिससे मुश्किल हो जाए मेरे लिए। अच्छा, आपने कहा कि चाइना हमसे 50-100 साल आगे है, तो क्यों आगे? थोड़ा सा डिफाइन करें। मान लीजिए एलईडी मार्केट को ही ले लेते हैं, हम एक तुलना समझते हैं कि एलईडी मार्केट में अगर देखें तो इंडिया कहाँ है और चाइना कहाँ खड़ा है? देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले ना मेरे पास किसी भाई साहब ने एक रील भेजा था। हाँ। उस रील में क्या था कि 7-8 साल की एक बच्ची थी। हाँ। और वो एक गाना गा के और अपने पेरेंट्स को डांस करके दिखा रही है स्कूल में स्टेज पे। हाँ। और पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रही है। हाँ। दैट काइंड ऑफ लर्निंग हम दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स को। और चाइना में या जापान में जो लर्निंग दी जाती है 5 ईयर स्टूडेंट्स को या 6 ईयर स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि आपको अगर वॉशरूम जाना है या पब्लिक टॉयलेट में जाना है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिविक सेंस है जो वहाँ के लोगों को दी जाती है और वो 5 साल से एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया है। उस वजह से भी मतलब वो चीज़ आगे जा रही है, क्योंकि हम लोग R&D या रिसर्च पे तो काम कर ही नहीं रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को भी कोर्सेज ऐसे करवाए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट उसको उठा नहीं रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं वो सिर्फ फीस लेके चार्ज करके स्टूडेंट्स को एक सर्टिफिकेट और डिग्री देते हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं ना दी जा रही उस चीज़ की। रिसर्च के लिए आप R&D, आप नया प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, सोचते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम कॉपी कर देंगे, जो चीज़ हमने बाहर देखी है उसका कॉपी बना दो। आप बिजनेस करते हैं, जब आपके यहाँ अपने नए एम्प्लॉय हायर करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस तरह की देखने को मिलती है? जब आपने एजुकेशन की बात की इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि बंदा तो बहुत हाईली क्वालिफाइड आता होगा, तो कहाँ फेस करते हैं दिक्कत? क्या लगता है कि यार ये अपना एजुकेशन सिस्टम यहाँ गलत है, अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा बंदा होता तो मार्केट फिट ज़्यादा होता?
देखिए अभी क्या हो रहा है कि स्कूल कॉलेजेस सब लोग ना सिर्फ फेसबुक पोस्टर के लिए काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्कूल्स में ही लगा लो, स्कूल वालों को क्या होता है कि घर से बोल देते हैं बेटे के लिए या बेटी के लिए आप ये एक्टिविटी करा के फ़ोटो डाल दो, मिट्टी का एक गमला लो, उसमें मिट्टी डालो और फ़ोटो डाल दो कि हमने सॉइल का टेस्ट किया। अब आप बताओ उससे बच्चा क्या सीख रहा है? लर्निंग तो कहीं पे है ही नहीं ना। लर्निंग अगर वो इन जनरल अगर करवाएं, उसको कुछ सिखाएं, उसको प्रैक्टिकली नॉलेज दें कि आप ये चीज़ करोगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, या इस मिट्टी से आप एक गमला लगा रहे हो, एक पौधा लगा रहे हो तो उसको देखो, टेक केयर करो, उसको रेगुलर पानी दो, तभी आपको इसका फल मिलेगा। अब वो चीज़ ऐसी सिखा रहे हैं कि आज आप खोदना शुरू करोगे और सुबह पानी निकल आएगा, वो कैसे हो सकता है? मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है बिल्कुल। जो आज की एजुकेशन है। एजुकेशन सिस्टम में आजकल तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को फेसबुक के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम चाइना की मार्केट को देखें और इंडिया की मार्केट को देखें एलईडी फर्म में, तो किस तरह का अंतर देखने को मिलता है? देखिए चाइना मेन प्रोड्यूसर है, पूरे वर्ल्ड के लिए चाइना ही बना रहा है। हाँ, जो चिप इस बात को आप कंपनी, स्वीकारते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है, प्लस जो वहाँ का लेबर सिस्टम है ना सर, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। हाँ, अभी वहाँ पे क्या होता है, अगर आप एक फैक्ट्री जाते हो, हाँ, इंडियन या कोई भी फॉरेनर किसी एक फैक्ट्री को विजिट करता है तो वो उस फैक्ट्री का डाटा नोट होता है। इस फैक्ट्री में एक्सपोर्ट के लिए इतनी क्वेरी जनरेट हुई, इतने लोगों ने विजिट किया, तो उस फैक्ट्री को सपोर्ट मिलता है, ग्रांट मिलता है। अगर वो एक्सपोर्ट करती है तो उसको और ग्रांट मिलता है। अच्छा। इंडिया में क्या होता है, अगर आप ग्रो कर रहे हो तो सामने से 4 लोग आ जाते हैं। वही हमारा टैक्स चाहिए हमको। सर टैक्स नहीं, टैक्स देके, इन द सेंस कि 4 लोग जो आ जाते हैं ना, वो अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरह के लोग हैं। हाँ जैसे मतलब मैं यूपी में गया एक बार, भदोही एक जगह है जहाँ कालीन का बड़ा व्यवसाय है। तो एक व्यवसायी गया था वहाँ पे, वो वहाँ से वापस आया, बोला अब कालीन की फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा मैं। तो मैंने पूछा भैया क्यों? तो बोला यार मैं वहाँ जब गया तो फैक्ट्री लगाने से पहले वहाँ पे माफिया आया कि आप यहाँ पे ले रहे हो तो आपको प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ेगा। फिर वहाँ के लोकल लीडर आए, उनको टैक्स चाहिए। फिर वहाँ की जो लोकल इकाइयाँ हैं, सरकारी मशीनरी है, उनको भी टैक्स चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से यहाँ धंधा करना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक सबसे बड़ा इशू है इंडिया में। और दूसरा क्या है, अभी मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था 2014 में, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लेके आए थे, जेम जिसको बोलते हैं। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है, आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। जेम बहुत अच्छा एक पोर्टल जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसमें आप कोई भी किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट का टेंडर है वो ले सकते हो और उठा भी सकते हो। उसके लिए बहुत आजकल मेथड आ गए हैं, इजीली आप कर सकते हो। वहाँ पे भी हम काम करते हैं, तो उस पे काम करते हमें काफ़ी टाइम हो गया। हमने एक चीज़ देखी कि जो हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, जो लोकली काम करते थे, तो उसमें क्वालिटी की इतनी डिमांड नहीं की जाती थी। अब गवर्नमेंट में जब से जेम आया है, जो डायरेक्ट टेंडर होता था और जो जेम के थ्रू होता है, उसमें हर एक चीज़ का पैरामीटर चेक होता है। उससे क्या हो गया कि अब हर एक चीज़ की क्वालिटी बढ़ेगी, पैरामीटर्स चेक हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने उस चीज़ को एक पर्टिकुलर स्टैंप कर दिया कि आपको ये चीज़ें करनी है और इस बजट से ऊपर नहीं जाना है। अगर जा रहे हो तो उसका एक वो रीज़न दो हमें, तो इस वजह से वो क्वालिटी भी बढ़ेगी वहाँ पे। ओके। अच्छा, आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टार्टअप पे ही हमारी ये बातचीत शुरू हुई थी। और एक बड़ा नारा है कि इंडिया प्रोडक्ट बाकी चीज़ों को बहुत जगहों पे रिप्लेस करेंगे। आपको क्या लगता है कि इंडियन कुछ प्रोडक्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट को रिप्लेस कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, हम एलईडी में ही रिप्लेस कर देंगे अगले 5 साल में। कैसे? आप देखना, जैसे क्या होता था पहले, अब लूवर्स हैं, पीवीसी है, आप अगर देखोगे बहुत सी चीज़ें जो इंडिया में बनती ही नहीं थी, वो चाइना से ही आ रही थी और इंडिया वाले भी यूज़ कर रहे थे। अभी क्या हो गया है, अब हम एलईडी को भी बना सकते हैं अगले 5 साल में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है सर। जापान से चाइना आया, चाइना खुद नहीं लेके आया। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने या जापान ने चाइना को दी है, वो अब इंडिया भी आ रही है। क्योंकि जब हमारे यहाँ उसकी एप्लीकेशन बढ़ेगी, यूजेज बढ़ रही है, तो उसके रिपेयर्स के इंजीनियर भी बढ़ रहे हैं, सर्विसिंग के इंजीनियर भी बढ़ रहे हैं। तो वो जैसे जैसे सर्विस और रिपेयर निकलेगा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होगा। आप 5-6 साल में देखना एलईडी 100% यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज से 10 साल पहले तो एलईडी असेंबल भी नहीं होती थी,
उस टाइम पे तो डायरेक्ट वहीं से आता था, मोबाइल भी डायरेक्ट वहीं से आता था। अब एक मेक इन इंडिया का स्टैम्प भी लगा है और असेंबलिंग भी शुरू हुआ है, स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी हो रहा है। आज से 10 साल पहले मोबाइल रिपेयर नहीं होता था, रिपेयर भी होता है, कंपोनेंट्स भी चेंज होते हैं। तो एलईडी में भी हम रिपेयर करने लग गए हैं अब। पहले तो हम एलईडी रिपेयर भी नहीं कर पाते थे, अच्छा, अब रिपेयर होती है। 5 साल बाद यहाँ पे बनना भी स्टार्ट हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इसका मशीनरी है जिससे एलईडी पिक एंड प्लेस वाला जो काम है, एक वो चीज़, और दूसरा जो चिप बनता है, चिप के लिए जो मशीन चाहिए वो हम इंडिया में लाएं और इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करें अपने पास। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने बिज़नेस शुरू किया था तो ये मार्केट कैसी थी? जब आप बता रहे हैं कि पहले रिप्लेसमेंट भी नहीं होता था, ये भी नहीं होता था, तो फिर आप लोग बेचते होंगे, तो सबसे बड़ी बात इस तरह के बिज़नेस में आती है कि सर्विस देना पड़ता है। तो पहले की जो मार्केट थी और अब की इंडियन मार्केट कितना बदल गई है एलईडी को लेकर के? सर एलईडी को लेकर के एक तो पहले आपको ये बता दूं कि अपने लिए खुशखबरी है कि इंडो चाइना अब एक असाइनमेंट हुआ है। अच्छा, तो पहले क्या होता था कि अगर हमें चाइना जाना है तो 30 घंटे का फ्लाइट लेके पहले बैंकॉक, थाईलैंड या वियतनाम होके जाना पड़ता था। हाँ, अब एक तो डायरेक्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने, हाँ, डायरेक्ट इंडिया टू चाइना। हाँ, दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा अब। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने से क्या होगा कि जो इंडिया में पहले ना तो रिपेयर का काम होता था और असेंबली के लिए भी 70% कंपोनेंट वहाँ से आते थे। अब क्या हो गया कि सिर्फ 30% डिपेंडेंसी है वहाँ पे। अच्छा, 70% हमने शिफ्ट कर लिया है। हाँ, एनक्लोजर पहले वहाँ से आता था, वो इंडिया में बनने लग गया है। हाँ, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग है वो इंडिया में होने लगी है, कंट्रोल कार्ड भी इंडिया में बनने लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो एलईडी का चिप है वो वहाँ से आ रहा है और जो उसका पीसीबी है वो ताइवान का ही रहता है। तो वो चीज़ भी धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। तो उससे आप ये देखोगे कि अब अगले 2-3 साल में या 5 साल में मैक्सिमम कि यहाँ पे हर एक जो वेंडर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो इस चीज़ में करेगा, काम करेगा। तो कितना अंतर देखते हैं जब आप उस समय की मुश्किल की बात करूं और आज की बात करूं, तो धंधा कितना आसान हुआ और कितना तेजी से बढ़ा हुआ है? सर देखो उस टाइम पे क्या होता था कि आपको कस्टमर ढूंढना पड़ता था, हाँ, अब वो बात नहीं है। अब कस्टमर सामने से चल के आता है, सबसे पहला रीज़न। दूसरा, उस टाइम पे हम रिपेयर नहीं कर पाते थे तो हमें चाइना पे डिपेंडेंसी रखनी पड़ती थी। अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब होती थी तो वो या तो चाइना भेजो और या फिर कस्टमर को नया रिप्लेसमेंट करके दो। अब क्या हो गया कि हम साथ के साथ रिपेयर करते हैं और कस्टमर को रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि मैं जो देख पा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी मार्केट इंडिया में खुल रही है, मतलब इसमें व्यवसाय कर सकता है आदमी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अगर कोई इसको करना चाहे, जैसे पहले तो ये बताओ आपकी हिंदुस्तान में कितने जगहों पे आपने किस किस सेगमेंट में एलईडी इंस्टॉल किया है? सर देखिए 2011 से अगर मैं बात करूं अभी तक हमने ऑन एन एवरेज 6000 प्लस एलईडीज़ लगा दी हैं। अच्छा, जी, और 6000 एलईडीज़ की अगर मैं शुरुआत करता हूं तो लेह लद्दाख है हमारा। लेह लद्दाख से फिर उरी है आपका, बारामूला है, श्रीनगर है, आपका अनंतनाग है, बिजबेरा है, और फिर आपका कठुआ है, जम्मू है, कटरा है, विजयनगर है। मतलब आपको ये लगेगा कि मैं वहाँ से शुरू करके सिटी वाइज नाम ले रहा हूँ, बट इन लोकेशंस पे हमने एलईडीज़ लगाई हैं। ओके, अभी मैं जम्मू तक पहुँचा हूँ। जम्मू में आपका जम्मू से निकलते ही होटल एशिया आता है हाईवे पे, तो वो विजयनगर पड़ता है, वहाँ पे भी एलईडी हमने लगाई थी। उसके बाद पठानकोट में मेमून कैंट आता है। पठानकोट से अगर आप गुरदासपुर जाते हो फिर अमृतसर जाते हो, उस बेल्ट पे दोनों कैंट हैं, आर्मी के कैंट हैं, स्कूल हैं 1-2, वहाँ पे एलईडी हमारी लगी हुई है। अगर आप पठानकोट से इधर मुकेरियाँ आते हो, दसूहा, जलंधर आते हो, उस रोड पे भी हमारी एलईडीज़ लगी हुई हैं। जलंधर कैंट हो गया आपका, फिर लुधियाना हो गया, फिर आपका फिरोजपुर, फरीदकोट, और इधर बठिंडा और गुरु हर सहाय। तो ये तो पंजाब की बात करें तो ये फिर पंजाब तक सीमित है। मैं आपको शुरुआत से ले रहा हूँ ना। हाँ, अपना इंडिया का जो मैप है, हाँ, J&K से शुरुआत करके अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, अब मैं बॉटम साइड से शुरू कर देता हूँ, तो आप चेन्नई ले सकते हो, कुरनूल ले सकते हो, बापटला ले सकते हो, यूनिवर्सिटी है बापटला में, वहाँ पे भी लगी हुई है, दावनगेरे में ले सकते हो, मैंगलूर में ले सकते हो, ठीक है, हैदराबाद है हमारा। तो मतलब वहाँ से शुरू हो गया। फिर विशाखापट्टनम, विजाग है, और इधर एमपी में भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, दुर्ग हो गया, अंबिकापुर हो गया, छत्तीसगढ़ में सरगुजा हो गया, कोरबा हो गया, तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी हो गया, भुवनेश्वर हो गया, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी है आपका, और कोलकाता है, और बहरामपुर है, और एक मुर्शिदाबाद है वहाँ पे, तो दीमापुर है नागालैंड में, और जोरहाट है आसाम में, गुवाहाटी है, नौगांव है, और आपका तेजपुर मतलब है, मैं समझ डिब्रूगढ़ गया है। कि आप हर राज्य में हैं और आपको जिले तक याद है जहाँ जहाँ आपने भेजा है तो इस सर समय। अब
देखो, मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। हाँ। और आज अगर मैं बात करूं तो मुझे हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर का पता है कि कौन सा मैंने अगर वहां भेजा है तो किस साल में भेजा है। क्यों? क्योंकि मैं रिकॉर्ड रखता हूं। मेरे पास 17,000 नंबर मेरे मोबाइल में सेव थे, 17,000 कॉन्टैक्ट्स। तो उन सब को लेके उसके अलावा जो हमारे ऑफिस का डाटा है वो 1 लाख प्लस का डाटा है, जो हमने इंक्वायरीज हैंडल की हैं। एक साल में हम 13,000 प्लस क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर देते हैं, अच्छा। जो कोटेशंस हम बना देते हैं। हम्म, यानी कि ये एक बहुत बड़ा काम है। तो ये क्या रिकरिंग बिजनेस होता है क्या? जहाँ जहाँ आपने काम किया है वहाँ से बिजनेस तो आपको हमेशा आता रहता होगा। इसमें 2 तरीके से होता है सर। देखिए, अगर आप रेंटल बिजनेस करते हैं तो आपकी जो पार्टी है वन टाइम आपसे कनेक्ट हो गई, उसके बाद आप उससे रेगुलर काम करते हो। हाँ। और अगर आपने कोई B2B काम किया है तो भी आपका रेकरिंग है। अगर आप एंड यूज़र को प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको रेकरिंग बिजनेस देगा। उसका वन टाइम रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, उसका रेगुलर रिक्वायरमेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस पर। नहीं, एक चीज़ और भी है, जैसे आपने लगा दिया तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा मार्केट निकल के ऐसा आ रहा होगा जो इसके सर्विस का होगा, क्योंकि आपने इतनी जगहों पे लगा दिया। आपने जो नाम गिनाया, मुझे लगता है कि 100 नाम तो यही गिना दिया आपने, वो भी 2-3 राज्यों के। आप बिहार नहीं छुए, यूपी नहीं छुए, उधर बहुत से राज्य आपने नहीं छुआ है। तो अगर हर राज्यों में आपने काम किया, जरूरी तो नहीं कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप ही वहाँ पहुँचोगे। कोई भी अगर एक ऐसा काम ले, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे सरकारी जगहों पर लगा होता है, रेलवे पे लगी होती है, तो एलईडी खराब हो जाती है। अब एलईडी खराब हो गई तो या तो आप बनाओ या कोई ऐसा बीच में पैदा हो जाए, एक गैप भरने वाला, कि इसका काम ही उठा ले। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, काम बहुत बड़ा है। काम करने वाले चाहिए इसमें, और इसमें आने वाले टाइम में बहुत लोगों की जॉब प्लेसमेंट वगैरह भी बढ़ेगी। हमने खुद अगर हम बात करें तो लास्ट 5 to 6 ईयर्स में हमने 300-400 लोगों को बनाया है इसमें। अच्छा, जी। बनाया मतलब क्या, फ्रेंचाइजी दिया आपने या वो दिया या काम करवाया उनसे? उनसे काम करवाया। अगर जिसको काम नहीं आता था उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देके, उनसे कंप्लेंट्स हैं जो, लेट्स सपोज अगर हमारी खलीलाबाद यूपी में एलईडी गई, वहाँ पे हमने गवर्नमेंट का टेंडर लिया, एलईडी लगाई। एलईडी लगाने के कुछ दिन बाद वहाँ पे जो एमई होते हैं, जो एओसी होते हैं, उनको लग रहा है कि स्क्रीन हमें कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है। अब हमारा बंदा यहाँ से ट्रेनिंग दे के आया, एट द टाइम लेटर ऑन उनका इंजीनियर शिफ्ट हो गया, वो तबादला हो गया, तो नया जो इंजीनियर आया उनको ट्रेनिंग देना है। तो वो अपने लेवल पे कुछ करना नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से किसी टेक्नीशियन को पकड़ के उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे के उनको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन बैठो, उनके टेक्निकल पर्सन को ट्रेनिंग दे दो। यहाँ से हमारा बंदा बैठता है, वहाँ से वो बैठता है और उनको वो ट्रेनिंग दे देता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टूल्स हो सकता है, कि अगर कोई लोकल लेवल पे इंजीनियर है या आईटीआई वगैरह किया हुआ लड़का है तो वो इस काम को भी करके कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता है और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है सर। मतलब एक बिजनेस आइडिया मैं शेयर करूं कि वो आपसे टाई अप कर ले और वो देख ले कि मेरे पूरे ज़िले में 500 एलईडी लगी है, सरकारी और प्राइवेट मिला करके, और वो 500 जगहों पे जाके अपना केवल एक कार्ड बांट दे कि भैया आपकी एलईडी कभी ख़राब होती है तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, मुझे बुला लेना। बिल्कुल ऐसे कर सकता है। बहुत इजी है सर। और इसमें एज सच देखा गया है कि जो टेक्निकल पर्सन्स हैं वो इतना हार्ड वर्किंग नहीं है। ये बहुत इजी टू वर्क है, क्योंकि इसमें स्मार्ट वर्किंग चाहिए। बेसिकली जैक सिस्टम होता है, इजी टू आप इंस्टॉल कर सकते हो। प्रोडक्ट रिप्लेस करना है तो वो भी जैक सिस्टम से आप रिप्लेस कर सकते हो, और वो आप किसी एक +2 पास या 10th पास स्टूडेंट को भी करवा सकते हो। चर्चा बड़ी ज़बरदस्त जगह पे आ गई है। यानी कि अब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर आज का युवा इस एलईडी के बिजनेस में उतरना चाहता है तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और कितना पैसा लेकर बैठना चाहिए? शुरुआत देखो, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप कोई भी एक बिजनेस करते हो तो आपका एक छोटा सा एक लाइक ऑफिस तो होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप अपने कस्टमर को बिठा के प्रोडक्ट समझा सको। तो मेनली वही शुरुआत चाहिए। उसमें सैंपल्स जो चाहिए होते हैं वो 1-1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप रख सकते हो। सिंपल मतलब कैसे रख सकते हैं? एलईडी तो बड़ी होती है, तो उतना बड़ा को तो बड़ा खर्चा नहीं, चाहिए। छोटे सैंपल्स आप रख सकते हो, जैसे बड़ी एलईडी ना रख के हाँ। उसके छोटे सैंपल्स बन जाते हैं 1.5 फीट बाय 2 फीट या 1 फीट बाय 2 फीट या 2 फीट बाय 2 फीट। वो छोटे छोटे सैंपल्स आप लगा के एक वॉल पे कस्टमर को समझा सकते हो कि ये P10 है, ये P2 है, ये P3 है, और इसमें और सब में सेम कंटेंट चला के आप उसको विजिबिलिटी चेक करा सकते हो। ओके, मैं समझ गया। मतलब मैं अपने हाथ में 1-1.5 लाख रुपया लूँ, एक अपना छोटा सा ऑफिस डालूँ, वहाँ पे एक शोरूम बना दूँ,
छोटे 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 छोटे। कोई एलईडी मांगने आता है तो मैं उसको ये दिखा दूँ भैया देखिए अगर आपको आउटडोर लगाना तो ये है, इंडोर लगानी एलईडी तो ये है, इतने दूर से देखना है तो ये वाला लगाना पड़ेगा, पास से देखना है तो ये वाला लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो बहुत इजी रहेगा उसके लिए और वो धीरे धीरे ग्रो कर सकता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं भी तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो मैंने भी तो जस्ट 15,000 रुपये लगा के ही काम शुरू किया था। सिर्फ 15,000 में? सिर्फ 15,000 रुपये लगा के काम शुरू किया था मैंने। कैसे शुरू किया था आपने? क्यों क्यों इसी बिजनेस में आना चाहा आपने? तब तो सर, ये मार्केट भी नहीं थी। मैंने 2009 में बीटेक पास आउट किया था। हाँ। तो देन आफ्टर मेरा नोकिया में प्लेसमेंट हुआ, तो मैं प्लेसमेंट नोकिया में होने के बाद वहाँ गया नहीं, क्योंकि कुछ लोकल फादर के रीज़न थे कि बेटा आपको यहीं रहना है, तो ड्यू टू दैट मैं वहीं पे रहा। लेटर ऑन फिर मैंने आईटी का काम शुरू किया। मैं सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स में काम करता था। तो वहाँ पे क्या होता था, हमें ना उस टाइम पे कंसेप्ट समझाना पड़ता था। वेबसाइट अच्छा। आपको पता है कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो था नहीं, हम कंसेप्ट समझाते थे तो लोग इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। तो जैसे हमने देखा कि ये एक नया प्रोडक्ट उठ के आ रहा है जो हम ऑनलाइन देखते थे एलईडी वगैरह, तो हमने एक दो जगह पिच किया और सामने वाले ने भी आगे से इंटरेस्ट दिखाया, तो फिर हमने कहा चलो करते हैं, क्यों नहीं करें। तो मतलब आप 15,000 से शुरू किए तो उसमें क्या क्यों गए? एक बार अपना वो समझाइए। मान लिया आपका उस जमाने के 15,000 रहा होगा, आज हम उसको 1.5 लाख मान लेते हैं। बिल्कुल। तो एक मॉडल समझ में आएगा, जो दर्शक देख रहा होगा ना उसको भी ये समझ में आएगा कि चलो यार मैं 1.5 लाख रुपया लेकर के बैठा हूँ, अब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो कैसे शुरुआत करे? मान लीजिए छोटा छोटा रख लिया, उसके बाद क्या होता है, देखो जब हमने शुरुआत की थी, हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे लोकल लेवल पे, जो हमारे नियर एंड डियर थे उनके थ्रू करते थे, और कुछ सोशल मीडिया का कुछ एक पार्ट था, फेसबुक का पार्ट चलता था उस टाइम पे, तो फेसबुक के थ्रू हम उस चीज़ को, या एसएमएस के थ्रू डालते थे लोगों को कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम इसमें डील करते हैं, अगर आपको अपनी शॉप के लिए कोई ब्रांडिंग करवानी है या अपनी शॉप का कोई बोर्ड बनवाना है तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उस वे ऑफ वर्किंग हमारी जो थी बड़ी सिंपल थी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। और कुछ हम बाय रोड, जैसे सुबह निकलते थे बाइक लेके और अपना निकल जाते थे अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या जो छोटे मोटे दुकानदार थे उनके पास जाके अपना विजिटिंग कार्ड देते थे और पूछते थे कि भैया आपको कोई बोर्ड वगैरह बनवाना है तो बताइए। तो कुछ टाइम बाद इंक्वायरीज़ का फ्लो बना। देखिए इंस्टेंट कुछ नहीं होता, 2 महीने 3 महीने तो बड़ी निराशा भी होती थी कि यार हमने इतना काम किया और आउटपुट जीरो है। बट लेटर ऑन जब स्टेप बाय स्टेप आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं, लोगों को पता चलता है आप काम कर रहे हो, तो रिजल्ट आता है। मेन क्या होता है कि आपको अपनी वर्किंग नहीं छोड़नी है। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप वर्किंग कर रहे हो और हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग आप साथ में लेके चल रहे हो ना, तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा सर, ये प्रैक्टिकल है। एक चीज़ जो मुझको समझ में आ रही है, एक एलईडी वॉल मान लीजिए हमको किसी की बनवानी है तो ठीक ठाक पैसा लगता होगा। मान लीजिए क्लाइंट आया मेरे यहाँ, देखा, मैंने उसको कन्विंस कर लिया, अब उसने बोला कि मुझे भाई 5x10 की एलईडी चाहिए। मान लीजिए हम P4 ले लेते हैं, उसको P4 चाहिए, तो फिर मैं आपसे टाई अप करूँगा कि भाई आप मुझे, अजय भाई मुझे ये आप ना इतनी एलईडी दे दो। तो वो पैसा एडवांस में आता है, कैसे आता है? क्योंकि वो तो बड़ी रकम होती होगी। बिल्कुल, वो एज पर क्लाइंट और वेंडर दोनों का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। हाँ। कि आप किस बेसिस पे और कितना, क्योंकि अब आपका क्लाइंट के साथ क्या रिलेशन है। नॉर्मली अब जैसे हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, जो अच्छे अच्छे कॉरपोरेट्स हैं, वो पहले हमें एडवांस देते थे। लेटर ऑन क्या हो गया कि उनके साथ रिलेशंस ऐसा हो गया, अब हम ना एडवांस मांगते हैं ना वो देते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब एक बार में पेमेंट कर देते हैं आपको। सबसे बड़ा काम कितने का किया होगा आपने, जो अब तक सबसे बड़ा एलईडी का काम किया आपने एक साइड पे? एक साइड पे 2.5-3 करोड़ रुपए का। अच्छा। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था वो। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। एक बार बताएं ना कि अगर आपके साथ किसी को जुड़ करके बिजनेस करना तो कैसे कर सकता है? देखिए हमारे साथ अगर जुड़ के करना है बिजनेस तो बड़ा सिंपल वे, हमने डीलरशिप का एक मॉडल बनाया हुआ है। वो उस डीलरशिप मॉडल में आ सकते हैं। उसको लोकल सिटी में हम डीलरशिप असाइन करते हैं और कुछ उसको डीलरशिप किट दे देते हैं। डीलरशिप किट में कुछ सैंपल्स और कुछ रॉ मटेरियल रहता है जो वो खुद अपने लोकल लेवल पे सैंपल दिखा सकता है। और वो इन्वेस्टमेंट जो उसका रहता है वो मटेरियल के लिए रहता है। हम कोई फ्रेंचाइजी फ़ीस नहीं लेते हैं और ट्रेनिंग भी हमारा उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर वो लोकल हमारे वर्कशॉप में आके ट्रेनिंग करना चाहे तो भी कर सकता है और अपने एरिया में अगर करना चाहे तो भी कर सकता है।
दूसरा हम उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट देते हैं, अगर उनके यहाँ पे कोई एग्जीबिशन है, कोई इवेंट है, तो उसमें उसको 5-10 लाख रुपए का मटेरियल चाहिए पूरे एग्जीबिशन को लाइक स्पॉन्सर करने के लिए कुछ, तो वो पूरा मटेरियल हम उसको 3 से 4 दिन का जो उसका एग्जीबिशन रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा, मतलब वो अपना डिस्प्ले कर सकता है वहाँ पे, जैसे मान लिया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फेयर लगते हैं, वहाँ डिस्प्ले कर सकता है और वहाँ से वो बिजनेस उठा सकता है। ओके। तो अभी आप वर्कशॉप की बात कर रहे थे, तो आपके पास कितनी कंपनी है? मतलब एक कंपनी है, कारखाना है, या एक कोई शॉप है, या क्या है, किस तरह का है आपका? देखिए अभी हमारे पास 3 कंपनियां हैं। हाँ। और तीनों में 2 हमारी पंजाब में, एक चंडीगढ़ में है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली लुधियाना से ही कर रहे हैं। और जो हमारे पार्टनर्स हैं वो साउथ में हैं और एक नॉर्थ ईस्ट में हैं, जो हमारे मेजर पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई काम हो तो वो उनको देते हैं, साउथ का अगर कोई काम है तो हम साउथ में देते हैं। तो ऐसे हमारा सिस्टम चलता है सर। अच्छा, मतलब आपसे कोई डीलरशिप ले ले और पता चले कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लिया है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास 200-400 किलोमीटर से जो इंक्वायरी आएगी वो आप लुधियाना से नहीं देंगे? नहीं, वो उसी के थ्रू करेंगे ना, क्योंकि वो हमारा पार्टनर है। तो बात तो एक ही हुई, अगर वो प्रोडक्ट वहाँ से जा रहा है या हमारे यहाँ से जा रहा है तो वो होगा तो कंपनी के थ्रू ही बिलिंग होगा, कंपनी से ही जाएगा। आपने इसको अगले 5 साल में अगर मैं पूछूं कि आप अजय जी इसको कैसे देखते हैं कि ये किस रूप में जाएगा? मतलब इंस्टॉलेशन में, रेंटल पे, या फिक्स जाएगा, या एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, किस तरह से ये इंडस्ट्री एक रूप लेने वाली है? देखिए आज से 7-8 साल पहले रेंटल तो बिल्कुल ही कम था। हाँ। मतलब 1% के बराबर था। अब क्या हो गया है कि अगर एक इवेंट कोई हो रहा है, कोई सिंगर का इवेंट है या कोई बॉलीवुड इवेंट है या कोई मैरिज फंक्शन है या कोई कॉरपोरेट इवेंट है, तो उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए का माल डिस्प्ले पे लगता है। अच्छा जी। अब आप सोच सकते हो कि मार्केट का साइज क्या है। आज से 5-7 साल पहले 5 लाख रुपए का माल डिस्प्ले पे लगता था। अच्छा। अगर अभी हम बात करें दिलजीत की, दिलजीत का इवेंट होता है, दिलजीत के पीछे चले थे, पूरे इंडिया में इवेंट हुए थे। तो लुधियाना में जो इवेंट हुआ था इसका, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसमें 40 एलईडी वॉल्स लगी थी। एक वॉल 8-9 लाख रुपए की बैठती है। अच्छा। और 40 वॉल लगी थी। हाँ, क्योंकि आजकल ना मैं देखता हूँ जैसे इवेंट होता है, या अब शादियों में देखो ना आप, हाँ। शादी में भी बॉक्स करके खड़ा कर देते हैं, और डीजे वाले सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। हर जगह एलईडी का एक बड़ा सिस्टम फैलता चला जा रहा है। सर मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हाँ। आप देखो, आप घर से निकलते हो, घर से निकलने के बाद आप पार्किंग से गाड़ी निकालो। गाड़ी अगर आपने टैक्सी बुक की है तो टैक्सी में आप जनरली देखते हो कि टैक्सी के पीछे, शीशे के पीछे लगा होता हाँ, है, चलता ठीक है। तो वो एक शुरुआत हो गई आपकी एलईडी की। उसके बाद जैसे ही आप हाईवे पे आते हो, आपको जो होर्डिंग नज़र आता है, रोड के साइनेज नज़र आते हैं, वो भी डिजिटल हो गए हैं। उस पर स्पीडोमीटर भी आता है आपका। फिर आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हो तो उसका मेन जो एंट्रेंस पे डिस्प्ले लगा है वो भी एलईडी है। आप अंदर जाओगे, फूड कोर्ट में जाओगे, फूड कोर्ट में आपको सामने से एलईडीज नज़र आती हैं, उस पर अलग अलग मेनू नज़र आते हैं। वो सारा एलईडी का कंसेप्ट है, ठीक है। फिर आप अगर हॉस्पिटल में जा रहे हो, रिसेप्शन पे बैठे हो, सामने एक स्टैंडी नज़र आती है, वो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। रिसेप्शन के बाद जैसे आप होटल इसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर के अगर विजिटिंग में जाते हो तो उन्होंने एक डिस्प्ले लगाया होता है जिसपे वो सारे अपने पेशेंट्स को देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स कितने पेशेंट अभी बैठे हैं, वेटिंग में हैं, कितने अभी आ चुके हैं। जो टोकन काउंट करते हैं वो। टोकन काउंट करते हैं। तो मतलब हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है। अगर आप बर्गर किंग या KFC, मैकडोनल्ड्स में जाते हो, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि आपको ऑर्डर कियोस्क मिलता है टच वाला। आप वहाँ पे ऑर्डर करते हो तो वो कूपन बाहर आता है और आप ऑर्डर काउंटर से ले सकते हो। तो डिजिटाइज हो गया। अब एक नई चीज़ आई है, जितने जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पे आप टेबल पे बैठोगे, वहाँ पे डिजिटल मेनू आपको मिलेगा टैब की फॉर्म में। उसमें आप ऑर्डर अपना सिलेक्ट करोगे, सबमिट कर दोगे, वेटर नहीं आएगा, ऑर्डर आपका बुक हो गया, वेटर खाना लेके आएगा या रोबोट खाना लेके आता है। चाइना में क्या होता है, अब जैसे हम जाते हैं तो अगर हम होटल में गए हैं, वहाँ पे टेबल पे डिजिटल मेनू लगा है, उस पर आपने ऑर्डर कर दिया तो रोबोट खाना लेके आता है। अच्छा, मतलब वो बहुत आगे मैन पावर बचाने के मामले में भी। तो अब देखो ना, मैं वही चीज़ तो आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ तो अगर एक छोटी सी चीज़ के लिए भी अगर हम बात करें तो वो एफिशिएंसी वहीं पे डाउन हो जाती है। खैर, चाइना का कोई तोड़ तो नहीं है। वहाँ वो R&D पे इतना पैसा खर्च करते हैं ना, नए नए प्रोडक्ट निकालते हैं और पूरी दुनिया को सर चिपकाते एक रहते हैं। बड़ी अच्छी लाइन है जो चाइना के लोग यूज़ करते हैं रेगुलरली। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम
इतनी सफाई कैसे करें, हम ये चीज़ कैसे करें। तो चाइना के लोग क्या बोलते हैं, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा सफाई। ये एक उनका एजेंडा है। अगर आप कहीं भी जाओगे, आप अगर उनकी किसी भी चीज़ को देखोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। मतलब माइंडसेट का ही कमाल है। माइंडसेट का कमाल है सर। जैसे वहाँ मतलब प्राइस और क्वालिटी को लेकर इंडिया में समझौता होता है और वहाँ वो नहीं करते हैं। नहीं अगर वो आप देखो, एक प्रोडक्ट है, अब हमें भी कई बार बोला जाता है कि सर मेरा बजट ये है, तो हम तो देखो एज ए मैन्युफैक्चरर हम कस्टमर को बोलते हैं, आप मुझे बोलो एक चीज़ 1 रुपये में तैयार करनी है या एक चीज़ 1 लाख में तैयार करनी है, वो उसी हिसाब से होती है। 1 करोड़ में भी तैयार होती है, एक 10 लाख में भी तैयार होती है। वो डिपेंड करता है ना सर। चीज़ सेम होती है। चीज़ वो मतलब सिर्फ क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया वहाँ पे, दिखने में लुक एंड फील सेम दिखा देते हैं। अब आपको पता ही है कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनकी कॉपी आती है, तो वही चीज़ें बनती हैं सेम। इसमें एलईडी में कितने, क्योंकि आप अब जब मीनू की बात की है और आपने मैकडी की बात की और बाकी चीज़ों की, तो एक तो हम बात कर रहे थे पहले वॉल की, डिजिटल वॉल की, और मुझे लगता है ये आप डिजिटल स्टैंडी की बात कर रहे हैं या जो स्क्रीन लगी होती है। जी, तो ये क्या ये भी एलईडी का ही पार्ट है? एलईडी का ही पार्ट है सर। तो वो तो उसमें तो बल्ब होते हैं छोटे छोटे। फिर क्या हुआ, है तो वो भी एलईडी ना। अच्छा, हाँ, वो भी एलईडी है, वो भी एलईडी है। कितने तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं आप एलईडी में? एलईडी में अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स बनते हैं सर, कोई लिमिट नहीं है। अब हर कस्टमर का अपना चॉइस है, अपना डिमांड है। वो सुबह उठ के आता है और बोलता है कि मुझे अपने ग्लास पे एलईडी चिपकानी है, और कई कस्टमर उठ के आते हैं बोलते हैं मुझे अपने शोरूम के बाहर एलईडी लगानी है, इंडोर लगानी है, दिखानी आउटडोर है। अच्छा। वो चीज़ भी होती है। अभी हमने एक एलईडी भेजी थी न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड जो हमने एलईडी भेजी उसमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या था कि उसको डबल साइड चाहिए। अच्छा। डबल साइड चाहिए लेकिन सिंगल पीस में चाहिए। अच्छा, इधर भी चले और इधर भी चले। इधर भी चले। वो कंसेप्ट ऑलरेडी चाइना में था, बट इंडिया में कोई नहीं कर रहा था। हमने किया, उसको दिया। टाइम लगता है चीज़ों को। अब वो चाइना की कॉस्ट बियर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो कस्टमर इंडियन था। उसको पता है अगर मैं ये चीज़ चाइना से लूँगा तो मेरे को ये कॉस्ट करेगी, लेट्स सपोज $100। इंडिया से मुझे $60 में मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग लाते तो आप भी चाइना से ही है ना? सर कुछ कंपोनेंट्स लाते हैं ना, तो 70% तो हम यहीं पे करते हैं ना। अच्छा, जी मतलब मैन्युफैक्चरिंग आप करने लगे हैं यहाँ पे? जी, 70% कंपोनेंट्स हम इंडिया में ही बनता है। एक बड़ी मार्केट तो दिख रही है इसमें। आप ये देखो, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, अब लोगों को ये भी नहीं पता। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चाइना से सस्ता है, चाइना से जाके लाएंगे तो सस्ता है। बहुत लोगों ने मार खाया है। क्या होता है कि जो प्रोडक्ट चाइना के मार्केट में आपको 20,000 का मिल रहा है, इंडिया में वो 18,000 में बिक रहा है। अच्छा, और क्वालिटी सेम है। ये आप एक नई बात बता रहे हैं। जो अभी हमने पीछे सवाल पूछा था ना कि क्या हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जो हैं चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं, तो इसमें आप एक नई चीज़ बता रहे हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट को पीछे छोड़ रहे हैं। सर आप अगर डाटा देखोगे तो इंडिया से एलईडी एक्सपोर्ट हुई हैं। पीछे माइक्रोमैक्स ने भी काफ़ी किया था, और अभी क्या हुआ है कि हम लोग भी कर रहे हैं। हमने कनाडा भेजी है, ऑस्ट्रेलिया भेजी, न्यूजीलैंड भेजी है, और रिसेंटली जो हमने न्यूजीलैंड भेजी थी वो तो डायरेक्ट कस्टमर ही चाइना का था। वो चाइना से हर चीज़ मंगाता है। उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया न्यूजीलैंड में, तो उन्होंने चाइना से रेट लिया हुआ था। उन्होंने कोटेशन दिखाया मुझे कि मुझे ये कोटेशन है, ये प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे ये कॉस्ट कर रहा है, आप इसमें क्या बेस्ट कर सकते हो। तो मैंने उनसे सीधा सवाल किया था कि आप बताओ आपको क्या बेस्ट चाहिए, क्वालिटी चाहिए या इसमें बजट बेस्ट करना है। वो कहते हैं कि क्वालिटी तो रखनी ही है, बट बजट में क्या बेस्ट कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न उनका इंडिया से लेने का ये था कि वो कहते हैं कि मैं चाइनीज़ लोगों के साथ डील कर चुका हूँ। वो जब पैसा देना होता है तब तो बड़े खुश मिजाज बात करते हैं, जब पैसा चला जाता है उसके बाद वो जानने पहचानने को तैयार नहीं होते। ये आपने एक नई बात मुझे बताई, और ये सुन करके भी मुझको अच्छा लगा कि बाहर के लोग उस बिजनेस में भी इंडिया पे भरोसा कर रहे हैं जो इंडिया में नहीं होता था पहले। सर इंडियंस में यही तो खासियत है ना, क्योंकि इंडियंस डेडिकेटेडली कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के आउट नहीं होते। अब देखो ना, आप अगर रशिया की बात करो, रशिया में कितना प्रोडक्ट इंडिया से जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, कनाडा में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है। और वो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ पे इंडियंस बैठे हैं जो अपने लोगों पे विश्वास करते हैं, और उनको डील अच्छी मिल जाती है। लोकल होने की वजह से उनको सपोर्ट मिल जाता है।
एक लैंग्वेज का सबसे बड़ा बैरियर है चाइनीज़ के साथ। इंग्लिश वो बोलना नहीं चाहते, इंग्लिश उनको समझ नहीं आती, और कोई लैंग्वेज उनके उसमें है ही नहीं सिलेबस में। इसलिए जो चाइना का होगा उसी के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। हाँ, वो तो फिर वही उसी डील में करते हैं ना, उनका एक पैटर्न है कि हम इसी लैंग्वेज में बात करेंगे, इसी में हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा। अब हम मेक इन इंडिया में हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें चाइनीज़ क्लाउड भी नहीं है, क्लाउड भी इंडियन है हमारे, हम्म। तो वो गवर्नमेंट में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आईटी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की बड़ी देखते हैं या चाइना की बड़ी देखते हैं आने वाले वक्त में? अभी तो चाइना ही है। अभी तो चाइना ही है, लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट चेंजेस लेके आ रही है, अगर थोड़ा एआई पे फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं हम उनको बीट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये एलईडी इंडस्ट्री है, वॉल एलईडी की वॉल वाली इंडस्ट्री जो है, इसको स्केलेबल बनाना कितना मुश्किल काम है? सर ये तो स्केलेबल ऑलरेडी है ना बिजनेस, ये तो अच्छा। बहुत इजी है स्केल करने के लिए, क्योंकि इसमें आपका ऑर्डर ही वॉल्यूमेट्रिक रहता है, छोटा ऑर्डर तो होता नहीं है इसमें। अगर आप एक सिंगल टेंडर पे भी जाते हो, मैं कहता हूँ चलो टेंडर छोड़ो, आप अगर एक प्राइवेट कोई भी अगर आप एक एलईडी पकड़ते हो तो वो स्टार्ट ही 10 लाख से होती है। अच्छा। जी, अब वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितना स्केल चाहते हो। देखो हर एक का अपना एक स्केल है, आप एक प्रोडक्ट को 10 लाख वाला भी पकड़ सकते हो। अब वही कस्टमर आपको रेगुलर देता है, इसमें जो आपके डीजे लाइन के कस्टमर्स हैं वो रेकरिंग रहते हैं, वो हर 2 साल बाद एलईडी रिप्लेस करते हैं। और जो बड़े डीलर डीजे वाले हैं या इवेंट वाले हैं, वो एक एक कस्टमर आपको 10-10 एलईडी का ऑर्डर देता है। अच्छा। जी, तो आपका तो स्केल वहीं पे हो गया। अगर एक आपने म्युनिसिपल का ऑर्डर लिया है, म्युनिसिपल कहती है कि मुझे एक शहर में 20 एलईडी लगानी है, और वो भी होर्डिंग पोल वगैरह सब दे के, तो वो कम से कम भी 4-5 करोड़ रुपए पे जाएगा आपका एक पीओ। तो ये बिज़नेस मान लीजिए ना, जैसे एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमको ये बिज़नेस शुरू करना है, इसके लिए कितने लोगों की ज़रूरत हमको चाहिए होगी? इसमें ये स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो देखो, एज पर जो कंपनी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम होती है, आपकी प्रोडक्शन टीम होती है, फिर आपकी क्वालिटी के हिसाब से अकाउंट्स की टीम होगी, फिर आपकी जो सर्विसिंग की टीम है वो अलग से रहेगी, बैकएंड पे आपका कस्टमर केयर रहेगा। तो अगर उस पॉइंट से देखो, 9-10 लोगों की टीम तो चाहिए ही होती है। नहीं, मान लीजिए आपसे हम डीलरशिप ले लेते हैं। हाँ मान लीजिए कि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, जी, हमने कहीं से 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए का इंतजाम किया, 3 लाख रुपए का इंतजाम किया, आपसे डीलरशिप ले ली। अब अगर हमारी एलईडी ख़राब होती है या हमने कहीं लगवा दिया, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी ये पूरी टीम हमको रखनी पड़ेगी कि आप मदद करोगे नहीं, आप हमारी? एक बंदा रख सकते हो, आप अच्छा। सिंगल पर्सन रख सकते हो जो आपका इमरजेंसी में बैकअप के लिए रहेगा। बाकी टीम जो सेल्स की है और वो चीज़ें, तो सेल्स तो बेसिकली देखो, फिर उसमें अगर आप स्मॉल स्केल में काम कर रहे हो तो वो आपको हैंडल करना पड़ता है। कुछ कंपनी लीड्स देती है, कुछ आपको लीड्स जनरेट करना पड़ता है, और इंस्टॉलेशन का, सर्विसिंग का वो पार्ट कंपनी देख लेती है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी कंपनी देख लेगी। बस आपको कस्टमर को आपके लोकल लेवल पे एक फेस चाहिए कि आपका टेक्नीशियन उनके पास पहुंच सके, फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सके। लेट्स सपोज अगर कोई एक आपने एलईडी लगाया, उसमें अगर आपका एक पावर ख़राब हो गया, पावर कनेक्टर ख़राब हो गया, तो उसके लिए बंदा तो चाहिए ना जो वहाँ पे जाके सामने से रेक्टिफाई करके कंपनी को बता सके। क्योंकि कंपनी अगर लुधियाना बैठी है और आप बैठे हो लखनऊ में, आजमगढ़ में, फैजाबाद में, तो वहाँ पे इंस्टेंट तो कंपनी का बंदा पहुँच नहीं सकता। और अगर आप बात करें बड़े ब्रांड्स की, सैमसंग, एलजी जितने भी हैं, तो इनका भी कुछ ऐसा टाई-अप्स रहता है कि जो ये नेक्स्ट डे शेड्यूल कर देते हैं इंजीनियर्स के लिए। आजकल तो थर्ड पार्टी वो इकोसिस्टम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे कंपनी से अटैच हो जाओ और वहाँ सर्विस है तो मैं आपको भेज दूंगा, बदले में आपको पे कर दूंगा। बस वही सिस्टम चलता है, जैसे अर्बन क्लैब, उबर, इस तरह की चीज़ें करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली वही। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने आपके साथ इन 15 सालों में बिजनेस शुरू भी किया होगा। जो लोग फेल हुए होंगे, आपको क्या लगता है वो कौन सा ऐसा पॉइंट रहा होगा जहाँ वो फेल हो गए होंगे, या जिस वजह से इस धंधे में फेल हुए होंगे? जो कुछ लोग अगर फेल हुए, वैसे तो देखिए हमारी लाइन में हमने अभी तक किसी को फेल होते नहीं देखा। हाँ, अगर कुछ लोगों को शिफ्ट होते देखा है तो उसका कारण कुछ रहा है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से शिफ्ट हुए हैं, कुछ कंट्री मूव कर गए हैं। जो लेट्स सपोज इंडिया छोड़ के अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो वहाँ चले गए, या कुछ लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे तो वो पॉलिटिशियन बन गए, तो वो एक रीज़न रहा। बाकी फेल होते हमने किसी को नहीं देखा। जिसने भी ये बिज़नेस में काम किया है, काम अच्छा ही किया है और ग्रो किया है। बिल्कुल ही अगर मैं 1-2 लोगों की बात करूं जिन्होंने काम ही नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया,
वही फेल समझ सकते हो आप, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। एक बिजनेस आइडिया मुझको और भी दिख रहा है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव आता होगा तो पता चलता है कि 5,000 गाड़ी चाहिए, 7,000 गाड़ी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में लगभग आपके हिसाब से कितनी लाख एलईडी की गाड़ियां टहलती होंगी पूरे हिंदुस्तान में? सर उसमें आई थिंक जो 2014 में हुआ था उसमें 90,000 गाड़ियाँ चली थी 90,000 गाड़ियां। रफली, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, हाँ। बट जो मार्केट में एक सुनने में बात आई वो 90,000 गाड़ियों की बात आई। और जो बिहार की आप बात कर रहे हैं उसमें वही 4,500 गाड़ियों की बात सुनने में आई थी। मतलब 5,500 गाड़ियाँ, 4,500। 4,500 गाड़ियाँ। मतलब धंधे में मौका तो खूब है। सर मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसमें जो बंदा काम करना चाहता है तो स्कोप बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है अभी। चलिए आखिरी एक दो सवाल, वो ये कि इंडियन मार्केट में काम करते हुए क्लाइंट साइड से किस तरह की चुनौतियां फेस करते हैं आप? क्योंकि अगर कोई बिजनेस में उतरना भी चाहेगा तो वो ये जानना चाहेगा भाई कि क्या लूप पोल भी हैं या क्या चुनौतियां हैं। अभी तो हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो जब इंडियन मार्केट में आदमी जाता है, ऑर्डर लेता है, तो क्लाइंट साइड से किस तरह की प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है? क्लाइंट साइड से नॉर्मली क्या होता है, देखो इसमें सबसे बड़ा तो यही होता है कि जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, प्रोडक्ट समझाते हो, तो क्लाइंट कहता है कि मैंने 10x20 की एलईडी लगानी है। अब आपके पास सैंपल है 2x2 का, वो बोलेगा मुझे दिखाओ। अगर आपके लोकल एरिया में कहीं लगी है तो आप दिखा सकते हो, वीडियो भी दिखा सकते हो, बट क्लाइंट फिर भी आपसे बोलेगा कि मुझे एग्जैक्ट दिखाओ। अब आपके एरिया में लेट्स सपोज हमने ही कोई अगर 10x12 की एलईडी लगाई है, क्लाइंट फिर भी बोलेगा नहीं मुझे तो 10x20 की दिखाओ। ये एक सबसे बड़ा इशू आता है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट सेम साइज़ चाहिए और वहाँ पे वो सेम साइज़ लगा नहीं होता। हर एक क्लाइंट का अपना एक साइज़ होता है और रिक्वायरमेंट होती है, किसी ने P4 लगाया, किसी ने P2 लगाया है। तो वो एक सबसे बड़ा हमें जो फेस करने को मिलता है, वो इशू हमें लगता है कि क्लाइंट को हम बहुत समझाते हैं कि सर देखो ये P4 है, P2.5 अगर आप इतने डिस्टेंस से देखोगे तो सेम ऐसा लगेगा, लेकिन क्लाइंट फिर भी बोलेगा नहीं मुझे तो वो दिखाओ, मुझे वो दिखाओ। हाँ, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो ये होता है कि भाई हमको। चलिए एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह की इंक्वायरी आती है, फिर अगर क्या इस बिज़नेस पे वो कुछ और बात करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे। वो आखिरी ये सवाल कि जो लोग इस धंधे में उतरना चाहते हैं, इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, आपकी उनके लिए क्या सलाह होगी? मैं तो यही कहूँगा, देखिए आप कुछ भी करना चाहो, कोई भी बिज़नेस करना चाहो, ज़रूरी नहीं कि एलईडी का ही, तो आपको पहले डिसाइडेड होना चाहिए कि हम अगर एक चीज़ कर रहे हैं तो मन बना के और पूरा डेडिकेटेड, और फिर उसमें ऐसे कूदना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन बी या बी प्लान ही नहीं है। ओह, क्योंकि अगर आप प्लान बी और सी के साथ हमेशा चलते हो ना, तो आप ए को एग्जीक्यूट ही नहीं करते। आप अगर थोड़ा सा भी एक स्टेप चढ़ोगे तो आपको प्लान बी नज़र आता है। आपने देखा भी होगा जिनके पास प्लान बी नहीं होता वही कामयाब होते हैं। हाँ, डाइवर्जन नहीं होता ना, क्योंकि आदमी को 1% भी मुश्किल आई ना इस धंधे में तो सोचता है कि अरे यार ये नहीं चलेगा तो हम तो उस पर काम कर ही लेंगे, तो इस चक्कर में ये चलने वाला भी होगा तो इसको छोड़ करके उस पर शिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली देखो हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ी अच्छी कहावत दे के गए हैं कि 10 जगह कुआं खोदने की बजाय अगर एक ही जगह खोदोगे तो पानी निकलेगा। आप अगर एक जगह खोदोगे, पानी नहीं निकला, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, ऐसे कर करके आपने 10 जगह खो दिया, और जितना आपने 10 जगह खोदा, अगर आप एक जगह खोदते तो आपको पानी शायद मिल जाता। आपकी पर्सनालिटी को देखें ना तो बड़ी शांत, बड़ी डाउन टू अर्थ है, और आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी कंपनी जा चुका हूँ इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, और मतलब समझ में नहीं आता वो कौन सी आपकी क्वालिटी है जिसके बल पे आप इतना बड़ा बिजनेस तैयार करते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन को देखते हैं, कोई बहुत हाइपर होता है, बहुत एक्टिव होता है, बहुत दिखावेबाज होता है या दिखावेबाजी करता है वो, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ है नहीं। तो वो आपका यूएसपी क्या है जिस पे आपने इतनी बड़ी बिजनेस क्रिएट किया? देखिए मैं तो अभी आपने जैसे कहा कि कोई एलईडी से जुड़ना चाहे, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप गलत मत बेचो किसी को। आप प्रोडक्ट वही दो, जैसे अभी मार्केटिंग में क्या चलता है, गंजे को कंघी बेच दो। हम ये कहते हैं कि गंजे को कंघी बेचना ही क्यों है जब उसको ज़रूरत नहीं, तो वो प्रोडक्ट वहीं पे फेल होता है ना सर। तो जब हम सामने वाले को सक्सेस करेंगे तो वो उल्टा घूम के आपके पास आएगी। नियति अगर सही हो तो चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। एक बड़ी मज़ेदार बात अजय जी ने कहा है, इसको हम यहीं रोकते हैं, और हम एक ये सीरीज़ चला रहे हैं जहां आप देखेंगे कि अब जो वीडियोस आ रही हैं, पीछे आपको कुछ वीडियोस मिली होंगी, वो कुछ फाउंडर्स के साथ हम बात कर रहे हैं। अजय जी की भी उम्र 40-42 के आसपास है। इसके पहले जो हम लेकर के आए थे उनकी उम्र भी बहुत कम थी, 35 साल थी। तो
हमारी ये कोशिश है कि जिन लोगों ने अपने बिजनेस में एक मुकाम हासिल किया है हम उनसे बातचीत करें और ये समझें कि कैसे किसी भी एक चीज़ को पकड़ के उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है, अगर आप चाहते हैं तो मौका कितना बिजनेस कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, कितना पैसा लगा के कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो किन लोगों के साथ जुड़ करके बिजनेस कर सकते हैं। ये सिर्फ एलईडी के लिए ही नहीं है, किसी भी सेगमेंट में आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप एलईडी के लिए बात करना चाहते हैं तो अजय जी जैसे लोग हैं मार्केट में, जहां आप जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बना सकते हैं, डीलरशिप ले सकते हैं। क्योंकि कई बार सबके पास इतना फंड नहीं होता या सब लोग इतने सक्षम नहीं होते कि अपने पास से 10-20 लाख रुपया लगा करके वो काम करें, लेकिन उनकी स्किल बड़ी अच्छी होती है, वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो अपने मेहनत से एक बुलंदी हासिल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मेहनत करने आता है, चीज़ों को डेवलप करने आता है, उन लोगों के लिए इनके जैसे जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, चाहे वो अजय जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मार्केट में बहुत से लोग हैं जो किसी भी बिजनेस में वो जो सपोर्ट सिस्टम लेके खड़े होते हैं, वहाँ आप अपने स्किल के बल पे बुलंदी हासिल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि आपका माइंडसेट या आपकी कौन सी स्किल है और आपको किस बिजनेस में लेकर के जा सकती है। और ज़रूरी नहीं होता कि हम बिजनेसमैन बनकर ही काम करें। कई बार हम जब किसी और को बड़ा बनाने के लिए जाते हैं, किसी और के बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए जाते हैं, तो अपने आप हम बड़े हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, और ये मैं मानता हूं कि दुनिया की जो सबसे हाई पेइंग जॉब है वो सेल्स की जॉब है, सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एक सैलरी तो होती है, लेकिन आपके स्किल के बल पे ये जरूरी नहीं कि आप लाख रुपए निकालेंगे या 10-20 लाख रुपए निकालेंगे, क्योंकि वहाँ तो आपके इसी स्किल सेट का ही कमाल होता है। ऐसी बातें करने के लिए बहुत कुछ मेरे पास है जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पॉडकास्ट को यहीं रोकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस पे और जानकारी चाहिए तो इसमें अजय जी की डिटेल भी मैं दे दूंगा, जहां आप सीधे इनसे जुड़ के बात कर सकते हैं। और लगता नहीं कि पॉडकास्ट के माध्यम से ही आपको जानकारी चाहिए तो अपने सवालों को लिख भेजिएगा। जब आप अपने सवाल लिख भेजेंगे तो उसको हम कंपाइल करके फिर अगर ज़रूरत होगी तो पार्ट 2 बना लेंगे या फिर हम इनके तक भेज देंगे, ये आपको रिप्लाई वहाँ पर दे देंगे। और अंत में फिर एक बार वही कहूँगा कि आप इंतज़ार करिए अगले पॉडकास्ट का और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।